नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत यूनिट 3 से। यूनिट 3 में हम इसके पहले वीडियो में बात कर रहे थे संगीत, गायन एवं नृत्य यानी कि लोक शास्त्रीय एवं समकालीन के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में संगीत के बारे में बात किया था और आपको बताया था विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब किया गया और भारत के परिदृश्य में इसका क्या योगदान है। और आज का हमारा टॉपिक है गायन एवं नृत्य यानी कि सिंगिंग एंड डांसिंग। इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे फोक, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और गायन एवं नृत्य के बारे में समझते हैं। जैसे कि लय और ताल जो है संगीत के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जब हम शब्दों को ताल के साथ लय में रखते हैं तो यह एक गीत बन जाता है यानी कि सॉन्ग बन जाता है। कोई भी शब्द है, यदि शब्दों को हम तालबद्ध रखेंगे यानी कि एक लय के रूप में रखेंगे तो यही लय मिल करके एक सॉन्ग का निर्माण करते हैं, एक गीत का निर्माण करते हैं। सभी ताल जो है सात अलंकार यानी कि सरगम से जो है सृजित होते हैं। जितने भी गीत होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, सभी एक अलंकार के साथ यानी कि सरगम से सृजित होते हैं, सरगम से तैयार होते हैं। यदि हम सरगम के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं अलंकार या सरगम के जो है 7 स्वर होते हैं। वो 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। सा में क्या होता है, आपका साउंड जो है एकदम पतला होता है, शांत हो जाता है, इसलिए आपको डॉट दिया जाता है। तो जैसे से कहेंगे 7 जो स्वर हैं ये सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे सा पर आप आएंगे आपका साउंड क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो ये जो 7 जो सरगम होते हैं, 7 स्वर होते हैं, यही संगीत के जो मेन होते हैं। इसी के आधार पर पूरा संगीत आपका तैयार होता है। तो इन 7 स्वरों का जो है हम प्रयास करते हैं हारमोनिया के द्वारा। हारमोनियम पर जब हम संगीत का प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, इसके लिए हम अलग से आपका वीडियो तैयार कर देंगे जिसमें हम 7 सरगम को हारमोनियम पर कैसे बजा सकते हैं उस पर बजाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। जो ये 7 जो स्वर होते हैं, इन 7 तालों को हम 7 ताल भी बोलते हैं। इन्हें हम 2 रूपों में विभक्त करते हैं यानी कि 2 रूपों में बांटते हैं। एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अंतरा। इन 7 स्वरों को 2 रूपों में बांट दिया गया है। वो 2 रूप आपके हैं, एक स्थायी भाव है और एक अंतरा भाव है। यहाँ हम आप सभी के लिए 16 तालों की एक लयनात्मक संरचना प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर स्थायी और अंतरा को प्रस्तुत किया है। आप वीडियो को पॉज करके इस कुछ चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। जब आप इसे नोट आउट कर लेंगे तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे यानी कि हारमोनिया पर जब इसका हम प्रयास करेंगे तो आपको इसमें सुविधा होगी और चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे हमने पूरे अंतरा को यहाँ प्रस्तुत कर दिया है, जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन कहा भी जाता है कला ऐसी चीज़ है, जब तक इसका हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। तो ये तो बस एक स्थायी अंतरा का भाव है, जिसे आप नोट्स बना लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी या आपके परीक्षा में भी आपको लिखने में मदद करेगा। जब हम इसका अभ्यास हारमोनिया पर करेंगे तो वहाँ पर सब चीज़ें आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगी यानी कि हेल्पफुल होगी। चलिए आगे हम और बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डांस के बारे में यानी कि नृत्य के बारे में। डांस से आप सभी वाकिफ होंगे। नृत्य की परिभाषा क्या होती है? यदि कोई बोल रहा हो कि डांस का डेफिनेशन क्या होता है, डांस का परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं नृत्य जो है डांस शारीरिक
मस्तिष्क और आत्मा की अभिव्यक्ति है। संगीत के साथ चेहरे की अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन से शारीरिक अंगों के समन्वय कोऑर्डिनेशन का नाम जो है नृत्य है। नृत्य क्या है? शारीरिक और मस्तिष्क और आत्मा की अभिव्यक्ति है, आत्मा की प्रस्तुति है, आत्मा का एक्सप्रेशन है। संगीत में होता क्या है? चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ आपके शारीरिक अंगों के समन्वय, दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम ही नृत्य है, इसी का नाम डांस है। भारत जो है विविध संस्कृतियों का एक देश, आप सभी को पता है भारत में कई तरह की संस्कृति, कई तरह के कास्ट रहते हैं, तो इसे विविध संस्कृतियों का, विभिन्न कल्चरों का देश माना गया है। और प्रत्येक संस्कृति एवं क्षेत्र के नृत्य हैं। आप किसी भी एरिया में चले जाइए, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, वहाँ का अपना एक अलग कल्चर है, वहाँ का अपना अलग एक नृत्य है, जिन्हें हम लोग शास्त्रीय एवं समकालीन नृत्य कहते हैं। नृत्य के जो है महत्वपूर्ण पहलू भी होते हैं। वो पहलू कौन कौन है, चलिए हम आगे देखते हैं। पहले पहलू आपका है चेहरे की अभिव्यक्ति, चेहरे का एक्सप्रेशन। डांस में हम चाहे कोई भी डांस करें, चाहे आपका वो शास्त्रीय संगीत हो या फिर चाहे आपका फोक डांस हो, फोक नृत्य, सब में चेहरे की अभिव्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और उसके बाद होता है संगीत, म्यूजिक। संगीत कैसा है? संगीत के साथ ही हम नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। उसके बाद आपका आता है संगीतात्मक वाद्य यंत्र। आपका वाद्य यंत्र कैसा है, यानी कि जैसा आपका वाद्य यंत्र रहेगा, जैसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वैसे ही हम प्रस्तुति भी देते हैं, वैसा प्रस्तुतिकरण करते हैं। और इसके बाद एक होता है समूह और एकल, यानी कि सोलो एंड ग्रुप। सोलो एंड ग्रुप। सोलो का अर्थ होता है सिंगल, एकल, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, उसे कहा जाता है सोलो। और ग्रुप उसे कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ नृत्य का प्रस्तुतिकरण दे, उसे हम लोग कह सकते हैं समूह। उसके बाद है परिधान, यानी कि आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। आप देखे होंगे कि विशेष नृत्य के लिए विशेष तरह के ड्रेस का भी निर्माण किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें गुजरात के गरबा की, तो गरबा के लिए स्पेशल ड्रेस होता है जिसके सहारे लोग डांस करते हैं। ऐसे भी जितने भी नृत्य हैं, हर नृत्य का अपना एक विशेष परिधान होता है और परिधान का भी एक विशेष महत्व है। यदि हम नृत्य के प्रकार की बात करें तो प्रकार भी इसके बहुत है। एक होता है लोक नृत्य, यानी कि फोक डांस। लोक नृत्य को हम लोग अंग्रेजी में फोक डांस कहते हैं। लोक को बोल सकते हैं फोक डांस। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। आप कला सेक्शन में पढ़े थे फोक आर्ट, और यहाँ आपको पढ़ना है फोक डांस। तो फोक डांस, फोक आर्ट सब एक ही चीज़ है, बस अलग है कि इसमें फोक का अर्थ आप समझते हैं तो लोक होता है। लोक यानी कि क्षेत्र विशेष के जो भी डांस है, जो भी कला एक क्षेत्र विशेष में की जाती है, वहाँ के लोगों के द्वारा की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं फोक, यानी कि लोक। चाहे वो लोक डांस हो या फिर लोक कला हो। इसका विकास जो है सामान्य लोगों के जीवन से हुआ है। इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक उत्सवों, आनंद के अवसरों, शादी विवाह के समय एवं विभिन्न प्रकार के मौसम इत्यादि के अवसर पर भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि आप सभी को याद होगा, जब आपके तरफ बरसात का मौसम होता है और धान की रोपनी की जाती है, तो उस समय भी महिलाओं के द्वारा फोक डांस की प्रस्तुति या फिर फोक सॉन्ग की प्रस्तुति की जाती है। या फिर हम यदि भोजपुरी भाषी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर फागुन के बाद यानी कि चैत के महीने में चैता डांस का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर चैता डांस के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। तो हर एरिया में, हर क्षेत्र विशेष में फोक डांस की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक महत्व है। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, यानी कि क्लासिकल डांस।
आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में हमको शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है, क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ना है। तो क्लासिकल डांस में आप कह सकते हैं कि यह नृत्य का वह रूप है जो विकसित, सृजित और ठोस आधार वाला है, को हम लोग कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को आप बोल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, विकसित है, सृजित है और ठोस आधार वाले को हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इस नृत्य की एक विशिष्ट शैली होती है, एक विशिष्ट प्रकार होता है जो कौशल गुरुओं के द्वारा सीखे जाते हैं। यानी कि आप फोक डांस करना चाहते हैं या फिर आज का कंटेम्प्रेरी डांस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको विशेष बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विशेष करके आपका फोक डांस के लिए, फोक डांस कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा सा अभ्यास से आप फोक डांस को आसानी से सीख सकते हैं। यदि हम आज के कंटेम्प्रेरी डांस की बात करें तो कंटेम्प्रेरी डांस को भी आप थोड़ा सा मेहनत से अभ्यास करें तो आप इसे सीख सकते हैं। लेकिन यदि हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए आपको जो विशेष कौशल के गुरु होते हैं वहाँ जा कर के आपको सीखना होता है। चाहे वो क्लासिकल डांस हो या फिर शास्त्रीय संगीत हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, सबको सीखने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें रमना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है, तब जा कर के हम सब चीज़ों को सीख पाते हैं। यह जो नृत्य का स्वरूप है, शास्त्रीय संगीत का स्वरूप हमें मंदिरों के साथ साथ शाही राज दरबारों में भी देखने को मिलता है। मंदिरों में इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण एक धार्मिक उद्देश्य के कारण होता है, यानी कि मंदिर में जो इसकी प्रस्तुतिकरण होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक होता है, यानी कि पूजा पाठ होता है। जबकि शाही राज दरबार में शाही राज दरबार होते थे, यानी कि किसी राजा महाराजा के द्वारा या किसी संपन्न व्यक्ति के द्वारा जब इसकी प्रस्तुतिकरण होती है तो वह एक शुद्ध मनोरंजन के लिए किया जाता है। यदि हम शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रकार की बात करें तो कुछ प्रकार आपको हो जाएंगे भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक इत्यादि। ये सब जो है शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रकार हैं। जैसे आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत भी होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, यदि आप भी यदि संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं तो पहले आपको सरगम सीखना होगा, स्थाई अंतरा जानना होगा। सरगम के आपके आरोही अवरोही क्रम होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो 7 जो एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि सारे गामा पाधा निशा जो होते हैं, ये इसके आरोही एवं अवरोही क्रम होते हैं। इन सब का हम अभ्यास करते हैं, उसके बाद हम राग सीखते हैं, इसके बाद एक एक करके हम फिर स्थाई भाव, अंतरा भाव सब सीखते हैं। तो एक एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप चल करके संगीत की दुनिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चूँकि आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम में बस हमको संगीत को समझना है, संगीत क्या है हमको संगीत समझना है, हमको थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर कला को जानना है और चित्रकला को जानना है। हमें इसे पूरी तरह सीखना नहीं है, बस इसके भाव को समझना है, इसके अर्थ को समझना है, संगीत होता क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप संगीत कला को समझ पाए होंगे और इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है हम बहुत जल्द आप लोग के लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हारमोनिया पर ये भाव को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और बाकी आपके डीएलएड के जो पेपर कोड F11 है, कला समेकित शिक्षा, इसके जो बाकी यूनिट जो अभी रह गए हैं उसका भी हम एक एक करके वीडियो आप सभी के समक्ष लेते आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।